कभी सोचा है असली सफलता किसकी होती है? मौका तो सबको मिलता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सही समय पर उस मौके को पहचान कर कदम उठा ले। यही वजह है कि इतिहास गवाह है, चाहे जंग के मैदान हो या व्यापार की दुनिया, बाजी उसी ने जीती है जिसने हालात को अपने पक्ष में मोड़ लिया। आज भारत बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े देश आपसी व्यापारिक खींचतान में उलझे हुए हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति टैरिफ के जरिए बाकी देशों पर दबाव बना रही है, लेकिन भारत ने वही किया जो एक चालाक खिलाड़ी करता है। हालात को चुनौती नहीं बल्कि अवसर की तरह देखा। हाल ही में जब भारत के जुलाई महीने के निर्यात के आंकड़े आए तो सबको हैरानी हुई। उम्मीद थी कि टैरिफ का दबाव भारत को कमजोर करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत का एक्सपोर्ट लगभग 7% बढ़ गया और ट्रेड डेफिसिट भी सुधर गया। यह साफ संदेश था, भारत अब सिर्फ झटकों से बचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये रणनीति क्या है? भारत ने ठाना है कि भविष्य का असली खेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर होगा। समुद्र धरती का 70% हिस्सा घेरता है। जो देश समुद्री रास्तों पर पकड़ बना लेगा वही व्यापार और ताकत दोनों में सबसे आगे होगा। भारत के पास है 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा। प्राचीन काल में इसी समुद्री शक्ति भारत को विश्व गुरु बनाया था। भारतीय जहाज हिंद महासागर से लेकर अरब, अफ्रीका और रोम तक व्यापार करते थे, लेकिन बीते कुछ दशकों में हमने इस ताकत को उतनी प्राथमिकता नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि शिप बिल्डिंग के मामले में भारत का हिस्सा दुनिया भर में सिर्फ 1-2% रह गया। अब जरा तुलना देखिए। चीन का हिस्सा है 46%, दक्षिण कोरिया का 30% और जापान का करीब 15%। यानी ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया के जहाज निर्माण पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन भारत अब मैदान में उतर चुका है। सरकार ने तय किया है कि 2047 तक भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल होगा, और इसके लिए सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि ठोस कार्य योजना बनाई गई है। ये जहाज तैयार हो गया, लेकिन उसमें इंजन ही ना हो तो क्या वो समंदर में तैर पाएगा? यही हाल भारत का है। शिप बिल्डिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली दिक्कत इंजन की है। दुनिया के बड़े जहाजों में जो इंजन लगते हैं वो भारत नहीं बनाता। अभी तक हमें ये महंगे इंजन जापान, दक्षिण कोरिया या यूरोप से खरीदने पड़ते हैं, और यही सबसे बड़ा खर्च है। मान लीजिए जहाज बनाने में 100 रुपए लगते हैं, तो उसमें से 50-60 रुपए सिर्फ इंजन पे खर्च हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर भारत अपने इंजन खुद बनाए तो न सिर्फ जहाज सस्ते होंगे बल्कि भारत का मुनाफा भी दोगुना हो जाएगा। सरकार ने यह समझ लिया है, इसलिए अब योजना सिर्फ शिप बनाने तक सीमित नहीं बल्कि इंजन बनाने तक फैलाई जा रही है। भारत की बड़ी कंपनियां रिसर्च कर रही हैं कि कैसे घरेलू इंजन तैयार किए जाएं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। दुनिया अब साधारण जहाजों पर नहीं बल्कि ग्रीन शिपिंग पर फोकस कर रही है। ऐसे जहाज जो पेट्रोल डीजल पर कम और हाइड्रोजन, LNG या यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक सिस्टम पर ज्यादा निर्भर हों। यूरोप और जापान पहले से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत अगर समय पर इसमें शामिल नहीं हुआ तो फिर वही गलती दोहराएगा जो कभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई थी। इसलिए सरकार ने तय किया है, मेक इन इंडिया का असली मतलब अब सिर्फ फैक्ट्रियां खोलना नहीं होगा बल्कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और दुनिया को लीड करना होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ जहाज बनाने के लिए इतना बड़ा निवेश हो रहा है? नहीं, असल खेल है समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाना। दुनिया के नक्शे पर जरा गौर कीजिए। सारे बड़े व्यापारिक रास्ते समुद्र से गुजरते हैं। हर दिन अरबों डॉलर का माल शिपिंग के जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। अब सोचिए, जिस देश के पास सबसे ज्यादा जहाज होंगे, सबसे आधुनिक पोर्ट होंगे और सबसे ताकतवर नेवी होगी, वही देश इन रास्तों पर दबदबा बनाएगा। इसीलिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए हर जगह पोर्ट बनाना शुरू किया। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक चीन ने अपने समुद्री ठिकाने बना लिए। भारत ये खेल बहुत देर से समझा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। भारत ने सागर माला प्रोजेक्ट और भारत माला प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। मकसद साफ है, अपने पोर्ट्स को अपग्रेड करना, नई शिपिंग लाइंस बनाना और हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना। क्योंकि याद रखिए, हिंद महासागर में जो ताकतवर होगा वही एशिया और अफ्रीका दोनों का मालिक कहलाए।